देखिए क्लास, ये आपका नेक्स्ट चैप्टर है, चैप्टर 2, इलेक्ट्रिक फ्लक्स एंड गॉस थ्योरम। ओके, अब इलेक्ट्रिक फ्लक्स एंड गॉस थ्योरम में पहला टॉपिक आपका है एरिया वेक्टर। एरिया वेक्टर क्या होता है? किसी भी, जैसे कोई भी प्लेन रखा हुआ है, ठीक है, कोई भी चीज़ रखी हुई है, तो उसमें क्या होता है, उसके एरिया की जो डायरेक्शन होती है वो कहलाती है एरिया वेक्टर। आपको पता है वेक्टर मीन्स क्या होगा? मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों। वेक्टर क्वांटिटी क्या होती है? जिसमें मैग्नीट्यूड भी हो और डायरेक्शन भी हो। तो देखिए, ये डेफिनेशन है, अ प्लेन एरिया कैन बी रिगार्डेड एज प्रोसेसिंग बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। ठीक है, कि इसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होते हैं। जैसे कि ये एरिया है, ठीक, जैसे मान लीजिए कि मेरी हथेली इस तरह रखी हुई है। ओके, अब इसकी अगर हथेली की हम एरिया की डायरेक्शन पूछें तो ये ऊपर की तरफ होगी, ऐसे यूं होगी ऊपर की तरफ। ये हथेली है, इसकी डायरेक्शन ऐसे ऊपर की तरफ होगी। अगर हम ऐसे रख दें तो हथेली हमारी इधर आ गई, तो डायरेक्शन हमारी ऐसे एरिया की हो जाएगी। हथेली अगर हम ऐसे रख दें तो हमारी हथेली इधर आ गई, यानी कि अब डायरेक्शन एरिया की इधर हो जाएगी। ओके, ऐसे रख दें तो नीचे की तरफ हो जाएगी। समझ गए एरिया वेक्टर क्या होता है? किसी भी एरिया की डायरेक्शन। ओके, तो नीचे हमने ये लिखा हुआ है, देखिए, वेक्टर ए इक्वल टू ए कैप ए। आपको पता है कि वेक्टर, जो एरिया का वेक्टर है, वो यूनिट वेक्टर और एरिया के मैग्नीट्यूड के मल्टीप्लाई के इक्वल होता है। जैसे कि हमने आपको बताया था फर्स्ट ईयर क्लास में कि यूनिट वेक्टर इक्वल टू क्या होता है। यूनिट वेक्टर इस तरह से हम निकालते थे, ये यूनिट वेक्टर इक्वल टू वेक्टर ए अपॉन मॉड ए होता था कि नहीं? मतलब कि वेक्टर ए की वैल्यू क्या होती थी? यूनिट वेक्टर, और ए के मैग्नीट्यूड के मल्टीप्लाई को हम क्या बोलते थे? वेक्टर ए। तो वहीं पर हमने, देखिए, ये लिखा हुआ है, वही चीज़ है। ओके, हियर ए इज़ अ यूनिट वेक्टर। ये आपका हो गया एरिया वेक्टर। नेक्स्ट आता है सॉलिड एंगल। सॉलिड एंगल से पहले हम पढ़ेंगे प्लेन एंगल क्या होता है। प्लेन एंगल होता है, देखिए हम यहाँ पे आपको समझा देते हैं कि प्लेन एंगल क्या होता है। कि जैसे कि ये सर्कल है हमारा, ठीक है, ये सर्कल है। अब ये हो गई सर्कल की आर्क। ये मान लीजिए ये कोई आर्क है सर्कल की, ठीक। जैसे कोई चूड़ी है, मान लीजिए चूड़ी को हमने यहाँ से यहाँ तक कट कर दिया और ये हो गया सर्कल का सेंटर। तो ये पॉइंट और ये पॉइंट, इन दोनों के बीच में जो एंगल बनेगा वो क्या कहलाएगा? प्लेन एंगल। ओके, और एंगल की जो फॉर्मूला होता है, एंगल इक्वल टू वो क्या होता है? आर्क अपॉन रेडियस। ठीक, आर्क मतलब ये और रेडियस मतलब ये हो गया प्लेन एंगल। प्लेन एंगल किस में बनता है? जैसे चूड़ी है, रिंग है, इन सब में प्लेन एंगल बनता है, ठीक। और उसकी यूनिट होती है रेडियन। क्या यूनिट होती है? रेडियन। ओके, ये प्लेन एंगल हो गया। अब सॉलिड एंगल क्या होता है? सॉलिड एंगल होता है कि किसी सॉलिड में एंगल बनाना। जैसे कि आपका केक है, केक क्या होगा? सॉलिड होगा। अगर आप केक को कट करते हो तो एक चाकू ऐसे लगाते हो, एक चाकू ऐसे लगाते हो, और इस तरह से पीस बीच से निकाल लेते हो, तो ये जो एंगल बनता है ये कहलाता है सॉलिड एंगल। क्योंकि ये एरिया के बीच में एंगल बन रहा है। ये पूरा क्या, एरिया गायब हुआ है यहाँ से, है ना। यहाँ पे तो कोई एरिया गायब नहीं हुआ था, यहाँ पर तो केवल एक कट किया गया और एंगल बन गया आपका, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है? पूरा एरिया गायब हो रहा है। चाहे केक हो, चाहे पिज़्ज़ा हो, ये सब क्या है? सॉलिड हैं पूरे। तो ये क्या होता है? सॉलिड एंगल होता है। समझ गए? तो वही देखिए यहाँ पे बताया है हमें नोट्स में, सॉलिड एंगल, द आर्क ऑफ अ सर्कल सबटेंड्स एन एंगल एट द सेंटर ऑफ द सर्कल, दिस एंगल इज कॉल्ड अ प्लेन एंगल, इट्स यूनिट इज रेडियन। प्लेन एंगल जो हम समझा चुके हैं, वही डेफिनेशन लिखी हुई है। और रेडियन की भी डेफिनेशन ये नीचे लिखी हुई है, इसको भी आप लोग पढ़ लीजिएगा, समझ में आ जाएगी। 1 रेडियन इज द एंगल विच एन आर्क ऑफ लेंथ इक्वल टू द रेडियस ऑफ अ सर्कल सबटेंड्स एट द सेंटर ऑफ द सर्कल। ये जो है रेडियन की डेफिनेशन हो गई। मतलब कि जैसे ये सर्कल है और ये प्लेन एंगल बन रहा है, तो 1 रेडियन किसके इक्वल होगा? कि ये आर्क भी हमारी यूनिट हो, मतलब 1 हो, और ये रेडियस भी हमारी 1 हो। तो जो एंगल आएगा वो क्या होगा? 1 रेडियन। क्योंकि एंगल इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस, तो आर्क भी 1 हो और रेडियस भी 1 हो, तभी तो जो है वो
एंगल आएगा वो कितना होगा 1 रेडियन। मतलब इसकी लेंथ और इसकी लेंथ दोनों क्या होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए, तब एंगल क्या आएगा 1 रेडियन। ओके, क्योंकि एंगल इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस, अगर आर्क और रेडियस दोनों इक्वल होंगे तो एंगल आ जाएगा 1 रेडियन, और यही 1 रेडियन की डेफिनेशन है। ठीक, उसके बाद देखिए सिमिलरली द एरिया ऑफ अ स्फेरिकल सरफेस सबटेंड्स एन एंगल एट द सेंटर ऑफ द स्फीयर। सिमिलरली इसी तरीके से दिस एंगल इज कॉल्ड द सॉलिड एंगल एंड इज रिप्रेजेंट बाई ओमेगा। ये क्या है हमारा ओमेगा, कि अगर कोई एरिया सेंटर पर कोई एंगल बना रहा है तो वो क्या कहलाता है, सॉलिड एंगल। ठीक, जैसे कि ये हमारा एक सर्कल है, सॉलिड स्फीयर है। ओके, सॉलिड स्फीयर में से अगर हम इतना एरिया कट कर लें तो ये यहाँ से मिला दें, अगर जितना एरिया कट किया हो यहाँ से, तो बीच में जो एंगल बनेगा वो 3D, अगर सोच के देखो 3D पूरा इस तरह से बनेगा तो वो क्या कहलाएगा, सॉलिड एंगल। ओके, और सॉलिड एंगल का फॉर्मूला होता है, ये फॉर्मूला याद रखिएगा, DA अपॉन आर स्क्वायर। DA मतलब जो एरिया हमने कट किया है वो, और आर स्क्वायर मतलब क्या हो गया, आर स्क्वायर मतलब इधर ये रेडियस और इधर ये रेडियस, तो ये हो गया आर स्क्वायर। क्योंकि सॉलिड है ना तो हम दोनों तरफ से देखेंगे तो ये हो जाएगा आर स्क्वायर। ये फॉर्मूला फिलहाल आप याद रखिएगा जो आगे यूज़ होने वाला है, कि सॉलिड एंगल इक्वल टू DA अपॉन आर स्क्वायर। द यूनिट ऑफ सॉलिड एंगल इज स्टेरेडियन, और सॉलिड एंगल की जो यूनिट होती है वो होती है स्टेरेडियन। प्लेन एंगल की यूनिट रेडियन, सॉलिड एंगल की यूनिट स्टेरेडियन। ओके, उसके बाद देखिए 1 स्टेरेडियन की डेफिनेशन क्या होती है, सेम डेफिनेशन जैसे हमने रेडियन की पढ़ी है, कि अगर हमारा DA और R जो है दोनों इक्वल हो जाएं तो एंगल कितना आ जाएगा 1 स्टेरेडियन। तो वही लिखा हुआ है, 1 स्टेरेडियन इज द सॉलिड एंगल subtended by a part of the surface of a sphere at the center of the sphere when the area of the part is equal to the square of the radius of the sphere। ठीक है, कि एरिया जो है वो रेडियस के स्क्वायर के इक्वल हो तभी जो है एंगल कितना आएगा 1 स्टेरेडियन। ठीक, अब देखिए ये तो DA लिया था हमने, छोटा सा एरिया लिया था जो हमने काटा था। ठीक, अगर हम पूरे स्फीयर की बात करते हैं तो DA की जगह पर क्या आ जाएगा A। इफ़ द इंटायर सरफेस एरिया ऑफ ए स्फीयर इज A, पूरे जो है स्फीयर का एरिया कितना है, कैपिटल A, और स्फीयर का एरिया होता कितना है 4πr स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा, ओमेगा इक्वल टू DA की जगह पर A हो जाएगा अपॉन आर स्क्वायर, और A की जगह पर 4πr स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर कैंसिल, ओमेगा इक्वल टू 4π स्टेरेडियन। ठीक है, कि मतलब अगर पूरे स्फीयर का अगर हम एंगल पूछें सॉलिड एंगल तो वो कितना होगा 4π स्टेरेडियन। ओके, ये याद रखिएगा, पूरे स्फीयर का ये आगे गॉस थ्योरम में यूज़ होना है। उसके बाद देखिए एक ये क्या है, कि जैसे हम दूसरे पेज पे आपको समझा देते हैं। ये देखिए, मान लीजिए कि हमारा इस तरीके से कोई शेप है, ठीक है, और ये हमारा सेंटर है। ठीक, ये कोई स्फीयर है, इसमें से हमने ये छोटा सा शेप काटा है, तो ये जो एंगल बनेगा ये इस तरह का बनेगा। ये देखिए ओमेगा बनेगा कि नहीं, D ओमेगा। ठीक, अब देखिए ये R है, तो अब ये तो R से ज़्यादा होगी, ठीक है, ये तो R होगी नहीं, तो इन दोनों को बराबर करने के लिए हम क्या करेंगे, जो नया एरिया हम इस तरीके से इमेजिन करेंगे, ये एरिया। ठीक, तो ये वाला जो एरिया हमने जो नया बनाया है वो इस एरिया से थीटा एंगल झुका हुआ है ना। मान लीजिए इसकी डायरेक्शन हमारी क्या थी, A, इसकी डायरेक्शन थी। ठीक, और इसकी डायरेक्शन हमारी क्या आई है, ये आई है DA, तो ये एंगल कितना हो गया, थीटा। इन दोनों के बीच में एंगल कितना है, थीटा। तो ये एरिया हमारा हो जाएगा DA cos थीटा, समझे। तो ओमेगा इक्वल टू आ जाएगा DA cos थीटा अपॉन R स्क्वायर। मतलब जो एरिया है वो थीटा एंगल पर इस तरह से हमने झुका दिया है, झुका हुआ है। वही चीज़ है यहाँ पर देखिए, कि ये हमारा एरिया था जो इधर इसकी डायरेक्शन थी A, ठीक है। फिर हमने नया एरिया, मतलब इसको थोड़ा सा ऐसे थीटा एंगल पर झुका दिया, तो नया एरिया ये A आ गया, इन दोनों के बीच एंगल थीटा हो गया। तो फॉर्मूला क्या हो गया, DA cos थीटा अपॉन R स्क्वायर। ओके,
देख लीजिए, समझ लीजिए, कोई कन्फ्यूज़न हो तो पूछ लीजिएगा।